नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता उप्रेती, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण से देहरादून से बोल रही हूँ। और मुझे यह प्रसन्नता हो रही है कि निदेशालय पंचायती राज ने प्रशिक्षण के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट इस तरह से वो तैयार कर रहे हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से, उसमें स्वास्थ्य विभाग को भी उन्होंने आमंत्रित किया। मैं उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। और आज हम बात करेंगे जो इस समय वैश्विक महामारी है कोविड-19 को लेकर, और उस पर मैं आपके माध्यम से अपील भी करूँगी जनता के लिए। और मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो बहुत ही ज़रूरी हैं। अब ये समय एक ऐसा आ गया है जिसमें अब हमारे साथ साथ आपकी भी जन सहभागिताएँ बहुत ज़रूरी हो गई हैं, जिसमें कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके माध्यम से सबसे पहले मैं अपील करूँगी कि मास्क आप सभी लोग लगाएं, जब घर से बाहर जाएं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब बहुत ज़रूरी हो गया, वही एक माध्यम है जो आपको इस संक्रमण से दूर कर सकता है। तीसरा, हैंड वॉश या सैनिटाइज़र से हाथों को साफ़ करें। हैंड को 20 सेकंड के लिए हाथ से साबुन से धोना है। आपको खूब तरल पदार्थ लेने हैं और पौष्टिक आहार लेना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो इन्फेक्शन आपको छुएगा भी नहीं और आप जो है संक्रमण से दूर रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि विभाग द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो युद्ध स्तर पर कार्य करी जा रही हैं, जिसमें हमारा जो है सबसे पहले कोविड से हम कैसे लोगों को संक्रमण से बचा सकेंगे। दूसरा, हम जो हमारे बिल्कुल टेंडर जिसको कहते हैं टारगेट हैं, जैसे कि कोमॉर्बिड लोग हैं जो 60+ हैं और जिनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट और डायलिसिस है, और गर्भवती महिलाएं, और साथ में हमारे छोटे बच्चे 10 साल के, इन पर विशेष फोकस हमने कर रखा है। और साथ में हमने ये भी सभी जनपदों को निर्देश दिए हैं कि अगर इन लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार के कोई लक्षण आते हैं, तो ये तुरंत निकटतम चिकित्सा इकाई में जाके अपने को दिखाएंगे और चिकित्सक की सलाह से ये अपना आगे का ट्रीटमेंट कराएंगे। साथ में हमारा ये भी फोकस रहेगा कोविड-19 की लड़ाई लड़ते लड़ते कि हमारी जो रेगुलर हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि उसमें गर्भवती माताएं हैं उनका टीकाकरण है, वो बच्चों का जो है टीकाकरण है। साथ में ट्यूबरकुलोसिस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें कि भारत सरकार ने 2025 में एलिमिनेशन की घोषणा करी है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2024 में एलिमिनेशन है। उस पर भी हमको अब बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। साथ में हमारे जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन के हिसाब से जो राज्य सरकारों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो भी जनता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में हम 5 तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और 3 तरह के कैंसर्स हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है। साथ में वहाँ पर योगा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और ईटिंग हैबिट्स को भी हमको बहुत ज़्यादा अब इस समय ध्यान रखना पड़ेगा कोविड-19 के उसमें, जिससे कि हम अपनी ईटिंग हैबिट में सुधार करें। ईटिंग हैबिट्स में अगर हम सुधार करेंगे तो जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जिन बीमारियों के लिए हमने ये केंद्र खोले हैं और जनता को वहीं पर लाभ मिल जाए, जैसे ग्रामीण इलाके में और ब्लॉक लेवल पर इन चीज़ों का जानकारी मिल जाए, तो अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर होंगी और हम अच्छा भोजन करेंगे और अच्छा भोजन करने की आदत रखेंगे, पौष्टिक भोजन करने की, तो हम बहुत सारी, जैसे हाइपरटेंशन जैसी बीमारी आज के टाइम में हर घर पर है, तो हम उससे निजात पा सकते हैं। डायबिटीज़ है, अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स, हम अपने बच्चों को भी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताएंगे कि क्या हमको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से ग्रसित नहीं रहेंगे और बीमारियों से भी नहीं रहेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि इस समय बहुत जो इम्पोर्टेंट विषय है इस समय कोविड-19 का है, जिस पर हमारे जो पूरा स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार लगी हुई है और युद्ध स्तर पर बहुत रूट लेवल तक काम हो रहा है। डोर टू डोर आशाएं और हमारे हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सक जाके काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके और मृत्यु दर को बिल्कुल कम लाया जा सके। और ये मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे राज्य में जो हैं अभी तक 34,000 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 23,000 लोगों को हमने जो है ठीक करके स्वस्थ होके जो है वो अपने घर चले गए हैं।
तो और साथ में हमने यह भी निर्णय लिया है कि टेस्टिंग को और सैम्पलिंग को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बाहर से भी आए थे जो रिटर्नीज आए थे, तो उसके माध्यम से जो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जोन है वो बढ़ गए हैं। तो उसके अनुसार हमें टेस्टिंग करनी ही होगी और टेस्टिंग को बढ़ाना हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है और हम निश्चित तौर पर टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो आईसीयू बेड्स हैं और स्वास्थ्य विभाग में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो इस कोविड के महामारी से संक्रमण से जो व्यक्ति आ रहे हैं उसको बिल्कुल अपना सारा ध्यान आकर्षण करते हुए स्पेशल डॉक्टर्स उन पर कार्य कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, जिससे कि आप देख रहे होंगे कि ये रिकवरी रेट इतना अच्छा है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि कहीं पर भय की स्थिति बिल्कुल ना करें। भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोरोना से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना में बिल्कुल कंट्रोल की स्थिति है। सिर्फ आप जो मैंने आपको शुरू में जो बातें कही हैं कि इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश और पौष्टिक आहार का, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है इनको अपने दैनिक चर्या में लाने का, क्योंकि मास्क अब हमारी दैनिक चर्या का हिस्सा भी है और एक संक्रमण को बचाने का भी माध्यम है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आप घबराएं नहीं, किसी भय की स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, हॉस्पिटल्स पूरी तरह से तैयार हैं, आईसीयू बिल्कुल हमारे पास हैं, बेड्स पूरी तरह से हैं और सारी चीज़ें, वेंटिलेटर्स और आईसीयू में जितने मॉनिटर्स होते हैं, सब दवाई, जिसमें मैं आपको कहना चाहती हूँ कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। तो किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर ध्यान देने की ज़रूरत है तो आपको किसी प्रकार के कोई लक्षण अगर महसूस हो रहे हैं, खांसी, बुखार, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और बाहर आएं और बताएं, तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा। साथ में अभी होम आइसोलेशन की भी फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है, उसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर में ही रहकर आपको जो है उपचार मिलेगा। उसमें हमने कोविड बॉक्स की भी सुविधा उसमें उपलब्ध कराई गई है। सभी जिलों में जो है जब भी आपको होम आइसोलेशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और चिकित्सक द्वारा आपको बताया जाएगा कि आप होम आइसोलेशन में रहें, तो वहाँ पर आपको जो है कोविड-19 का जो है बॉक्स मिलेगा, जिसमें थर्मामीटर है और उसमें पल्स ऑक्सीमीटर है, जिंक, विटामिन डी और विटामिन सी की टैबलेट्स भी हैं, आइवरमेक्टिन की टैबलेट है जो कि डॉक्टर के गाइडलाइन के हिसाब से ही खानी है, और साथ में एक बायोमेडिकल वेस्ट की पन्नी भी उसमें रखी होगी और 50 बंडल का जो है मास्क भी रखा होगा। तो ये आपके लिए इसलिए दिया गया है कि आप होम आइसोलेशन में किसी भी प्रकार के टेंशन में ना रहें। और मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है, जो लोग घर पर हैं और होम आइसोलेशन में हैं, तो वो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस से क्या होता है कि बीमारी का जो रिकवरी होती है वो देर में हो जाती है। इसलिए योगा ज़रूर करें, अपने घर में रह के अच्छी बातें सोचें और थोड़ी एक्सरसाइजेस करें, और इन सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और साथ में जो आपका योगा से जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा वो रिलीव होगा, तो डेफिनेटली आप जो हैं बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे, यही मेरी कामना है। और मैं लास्ट में आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आपका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, और साथ में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के तौर पर आप सभी से मैं अपील भी करती हूँ कि कोविड-19 महामारी की इस लड़ाई में अपना अपना सहयोग प्रदान सभी करेंगे, ताकि आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ रहें, और प्रदेश स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र सिंह चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण। आज के प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के प्रशिक्षण सत्र में हम बात करेंगे एक सरकार की बहुत अति महत्वाकांक्षी योजना है जो जन सामान्य के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, आयुष्मान भारत योजना, जो 25 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी और जिसे राज्य सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2018 से राज्य के सभी नागरिकों के लिए लागू किया गया है। ये जो इस योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नागरिक जो पात्रता की श्रेणी में हैं उनको
5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष कैशलेस निःशुल्क उपचार की व्यवस्था योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में की गई है। इस योजना से लाभार्थी प्रदेश और प्रदेश के बाहर पूरे देश में सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना निःशुल्क कैशलेस उपचार करा सकते हैं। राज्य सरकार की जो ये महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना में पूरे प्रदेश के नागरिकों को आच्छादित करने वाला ये हमारा उत्तराखंड प्रदेश प्रथम प्रदेश था। पात्रता की श्रेणी में आने वाले ऐसे सभी नागरिक जिनके पास राशन कार्ड, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राशन कार्ड बना हुआ है, अथवा उनके पास SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में जिनका नाम है 2011 की जो जनगणना हुई थी, अथवा जिनके पास पूर्व संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कार्ड बने हुए हैं, ऐसे सभी पात्र लोग अपना आयुष्मान कार्ड किसी भी जन सेवा केंद्र में जाके बनवा सकते हैं। अभी तक विगत 2 वर्षों में लगभग 38 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं और जो पूरी हमारी यहाँ पर लाभार्थी हैं तकरीबन 16 लाख परिवार हैं, जिनमें से प्रति परिवार कम से कम एक कार्ड बना हुआ है। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति का कार्ड नहीं भी बना है और अगर इमरजेंसी में उसको उपचार की आवश्यकता होती है तो वो सूचीबद्ध अस्पताल में जाके वहाँ पर हमारे आयुष्मान मित्र बंधु हैं उनसे संपर्क करके इलाज से पूर्व अपना कार्ड बनवा सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित पूरी योजना पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लागू की जाती है और अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को 2 लाख केसेस 2 साल में इसमें से हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपचार लोगों को प्रदान किए गए हैं। ऐसे उपचार में जिसमें हृदय से संबंधित स्टंट की व्यवस्था की गई है, जो हड्डियों से रोग से रिलेटेड घुटने का रिप्लेसमेंट है, जिसमें कूल्हे का रिप्लेसमेंट है, जिसमें कैंसर से संबंधित जो उपचार हैं, साथ में बड़ी मात्रा में जो गुर्दे के रोग से पीड़ित हैं उनकी डायलिसिस की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए विगत 2 वर्ष के अनुभव के आधार पर अभी मई के महीने में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन रेफरल की आवश्यकता को ख़त्म किया गया है। आज अगर कोई पेशेंट सीधे किसी NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में अगर जाता है निजी अस्पताल में, तो उसको सरकारी अस्पताल से रेफरल की आवश्यकता नहीं है। साथ ही राज्य सरकार के या किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज में अगर जाता है तो उस केस में भी उसको रेफरल की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अपने लाभार्थियों को जो कि अटल आयुष्मान योजना के नाम से संचालित होते हैं, उनको पूरे देश में नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी प्रदान की है। इस सुविधा के अंतर्गत इस देश के काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स, जिसमें पूरे कंट्री के अंतर्गत जो स्थापित हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हैं, हमारे PGIs हैं जितने भी चंडीगढ़, दिल्ली या और भी जहाँ पर हैं, इसके अलावा निजी क्षेत्र के बड़े बड़े हॉस्पिटल, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल, जिसमें आपका गंगाराम हॉस्पिटल है, नारायण हृदयालय है, तो इस तरह के हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं। ये योजना जन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और मेरा अपने पंचायत बंधुओं से, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार आपके क्षेत्र में अपने क्षेत्र में अवश्य करें, ताकि जो लोग कार्ड बनाने से वंचित रह गए उनके कार्ड बने। कार्ड बनाने की व्यवस्था सारे जन सेवा केंद्रों में, जो जिनकी संख्या तकरीबन 7000 के आसपास है और जो न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित हैं, तो वहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा सूचीबद्ध चिकित्सालयों के में भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके अधीनस्थ क्षेत्र में जिस क्षेत्र के आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इसकी व्यापक पब्लिसिटी भी करें, लोगों को जागरूक करें,
उनके कार्ड बनवाने में मदद करें और कार्ड बनने के पश्चात लोगों को इसकी चिकित्सा सुविधा के बारे में भी जागरूक करें। शीघ्र ही हम राज्य स्वास्थ्य अभिकरण की ओर से हम लोग एक कॉल सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी लाभार्थी हैं अपने योजना के बारे में, अगर योजना के संबद्ध किसी चिकित्सालय से कोई उनको कोई परेशानी होती है तो उस संबंध में या चिकित्सा के लाभ लेने में कोई अगर उनको दिक्कत होती है तो किसी भी समस्या के लिए वो हमारे कॉल सेंटर पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जहां से उनको एक सिंगल विंडो समाधान प्राप्त होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि नौटियाल, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बात कर रही हूँ और ये है हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। हम लोग अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं और उनमें से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से उनकी रक्षा कर पाते हैं। और इस नियमित टीकाकरण की बदौलत बीमारियां ऐसी भी हैं जिनसे कि हमने अपने बच्चों को सुरक्षित कर लिया है। ये प्रोग्राम हमारे बच्चों को तभी से शुरू हो जाता है टीकाकरण का, जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है, और इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के टीके लगाते हैं। ये सुविधा हमारे सारे ही स्वास्थ्य केंद्रों पर है, उपकेंद्र पर है, पीएचसी पर है, सीएचसी पर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और मेडिकल कॉलेज तक में है। मतलब छोटी से छोटी यूनिट में और बड़े से बड़े अस्पताल में आपको टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही जो हमारे उन एरियाज़ में जहाँ पर कि असेवित क्षेत्र जिनको हम कहते हैं, जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं, दुर्गम प्रदेश हैं, वहाँ पर भी हम अपनी जो है टीकाकरण की सेवाएं सुचारू रूप से देने के लिए फिक्स डे अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारी जो रेगुलर यूनिट्स हैं उनमें प्रत्येक बुधवार को टीकाकरण होता है, जिसमें गर्भवती माताओं को और बच्चों को टीके लगाए जाते हैं नियमित रूप से। इसके साथ ही एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं VHND, जिसके माध्यम से हम उन जगहों पर टीकाकरण करते हैं जहां पर संभावना है कि कोई बच्चे छूट गए होंगे या जहां पर रेगुलर सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं। इसके लिए प्रारंभ से लेकर के और अब तक निरंतर भारत सरकार की और राज्य सरकार की तरफ से हमारे सभी वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग्स उनको दी जाती हैं और समय समय पर अलग अलग टीकाकरण अभियान भी चलाए जाते हैं। इसी में से जैसे आप लोगों ने सुना होगा, NID हो गया, SNID हो गया, MR कैंपेन हो गया, ये सब विभिन्न अभियान हैं जो कि टीकाकरण को सुरक्षित बनाने के लिए और उसको और अधिक अपने फील्ड में उसका प्रभाव देने के लिए, ताकि कोई भी बच्चा हमारा टीकाकरण से छूटे नहीं। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत ही मिशन इंद्रधनुष भी एक अभियान आया, जिसमें ये हुआ कि जहाँ पर लोग छूट गए हैं उन लोगों को जाकर चिन्हित किया जाए, देखा जाए, ड्यू लिस्ट बनाई जाए और वहाँ पर बच्चों को टीकाकरण किया जाए, ताकि हम हेड काउंट के साथ में सर्वे करें और एक भी बच्चा हमारा छूटने ना पाए। ये अभियान हमारा 17-18 में हुआ था, जिसमें कि जनपद हरिद्वार को चुना गया था। और उसके बाद फिर 19-20 में भी मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष का आयोजन हुआ, जिसके हिसाब से हम लोगों ने अपने जो हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ये संभावना है कि टीकाकरण बच्चों को पूरी तरह नहीं हुआ होगा, उन एरियाज़ को चिन्हित करके वहाँ पर सर्वे करके हेड काउंट के साथ में एक एक बच्चे को चुना, उनकी लिस्ट बनाई और उन बच्चों को जो स्थान उनके लिए सुगम हो और जहाँ पर वो आसानी से आ सकें, वहाँ पर बूथ की स्थापना की और नियमित टीकाकरण के अतिरिक्त 7 कार्य दिवसों का ये अभियान चलाया और उस ड्यू लिस्ट को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की और कोशिश की कि हमारे फील्ड में एक भी बच्चा न छूटे, ताकि उसको हम इन बीमारियों से उसकी रक्षा कर पाएँ। और हमको आशातीत सफलता भी इस अभियान में प्राप्त हुई। जैसे आपको मैंने बताया था अभी कि ये टीकाकरण हमारा शुरू हो जाता है जन्म से लेकर। हम BCG का टीका देते हैं, ओरल पोलियो देते हैं और हेपेटाइटिस B का टीका भी देते हैं।
इसके बाद फिर 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे पेंटावेलेंट की डोज़ लगती है, रोटावायरस दिया जाता है और साथ में इनएक्टिवेटेड पोलियो भी की डोज़ भी दी जाती है। इसके पश्चात हम लोग फिर बच्चे को मीज़ल्स रूबेला के लिए वैक्सीन देते हैं और इस तरह जब इतना वैक्सीनेशन का हमारा चरण पूरा हो जाता है तो हमारा बच्चा 1 साल का बच्चा जो है वो इन चीज़ों से सुरक्षित हो जाता है। इसके अतिरिक्त बूस्टर डोज दी जाती हैं तथा गर्भवती माताओं को भी टीडी के टीके लगाए जाते हैं। कुछ टीके हमारे अभी हाल ही में इस अभियान में आए हैं, जैसे कि रोटावायरस का टीका और इंजेक्टेबल पोलियो, ये भी बाद में आया है। और इसके साथ ही टिटनस टॉक्सॉइड के बजाय हम टीडी का टीका लगा रहे हैं, क्योंकि डिप्थीरिया भी एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हमको अपने बच्चों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। तो ये सारे अभियान जितने भी चल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी पोलियो का आप लोगों को मालूम होगा कि NID के और SNID के अभियान चलते रहते हैं। अभी फिर सितंबर में भी हमारा SNID का प्रोग्राम चलना है, जिसमें कि हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में प्रत्येक बच्चा वैक्सीनेट हो पाएगा। वैसे हमारा देश पोलियो से मुक्त हो चुका है, लेकिन हमारे आसपास पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे देश हैं जो अभी पोलियो फ्री नहीं हो पाए हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को बचाए रखें, उनकी इम्यूनिटी को मेंटेन करें और अपने बच्चों को इस पोलियो जैसी बीमारी से, जिससे कि हमारा देश एक बार फ्री हो चुका है, दोबारा किसी तरह ये वायरस यहाँ आ ना पाए। इन सारे टीकाकरण अभियान में गांव से शहर तक, प्रदेश के प्रत्येक कोने तक, दुर्गम क्षेत्रों में और बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, हर व्यक्ति को इसमें हमको कवर करना आवश्यक होता है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित हो और स्वस्थ हो और हम अपने प्रदेश को एक स्वस्थ समाज दे सकें। आप सबसे मेरी ये विनती है और आग्रह है कि आप लोग पूरी तरह से, हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो लोग इस अभियान में जी जान से लगे हुए हैं और इतना अच्छा कार्य कर पा रहे हैं कि हम लोग पोलियो फ्री हो पाए। जल्दी ही हम लोग जो हैं मीज़ल्स रूबेला कैंपेन के माध्यम से इन चीज़ों से भी अपने बच्चों को फ्री करा पाएंगे। तो आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र है। मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून के पद पर कार्यरत हूं और पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की, कि वो योजनाएं कैसे हमारे लाभार्थियों तक सीधे जुड़ी हुई हैं, उन योजनाओं में पंचायतों का क्या रोल है, पंचायतों के क्या अधिकार हैं, पंचायतों से उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और उसका 100% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या अपेक्षाएं हैं। आज इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित है, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, मूलतः यह विभाग महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और पारिवारिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि महिला पुरुष के बराबर हर मायने में आ जाए, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, शैक्षिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर ही हो। उत्तराखंड में, जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में हमें पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायतों में हमने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है और वास्तव में 50% से अधिक महिलाएं ही त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचित होकर आ रही हैं। इससे एक और लैंगिक समानता को बल मिलता है, महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढ़ रही है और साथ ही साथ निर्णय लेने में, अपने हितों के अनुकूल योजनाएं बनाने में और उसे क्रियान्वित करने में भी बहुत सारी मदद हमें मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे हमारे विभाग द्वारा संचालित ऐसी योजनाओं की जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को बढ़ावा देती हैं, और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, 100% केंद्रीय योजनाएं हैं, और कुछ योजनाएं ऐसे हैं जो हमारे राज्य उत्तराखंड में महिलाओं और बालिकाओं के लिए लागू की गई हैं।
तो इस कड़ी में सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित और उत्तराखंड सरकार द्वारा ही वित्त पोषित कुछ ऐसी योजनाओं की जो बालिकाओं और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक सशक्तिकरण से संबंधित हैं। इस कड़ी में पहली योजना जो है वो हमारी योजना है नंदा गौरा कन्या योजना। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस योजना का नाम सुना होगा और कुछ लोगों के घर में बालिकाओं ने इस योजना का लाभ लिया भी होगा। नंदा गौरा योजना मूलतः हमारे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और इस योजना में हम ऐसे परिवार जिनकी सालाना आमदनी 72,000 रुपये से कम या 6,000 रुपये मासिक से कम हो, ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाली 2 बालिकाओं को हम जन्म के समय 11,000 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनकी माता और बालिका के संयुक्त खाते में हस्तांतरित करते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि जो बालिकाओं की संख्या में, बालिकाओं के जन्म की संख्या में जो गिरावट आ रही थी उसको प्रोत्साहित करना कि बालिका जन्म को प्रोत्साहन मिले, बालिकाओं की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। जन्म के समय हम 11,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं और जब बालिका 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती है उस समय हम 51,000 रुपये बालिका के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका को 12वीं पास करने के समय अपने आवेदन पत्र के साथ अपनी 12वीं उत्तीर्ण की अंक तालिका लगानी होती है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना होता है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र इसलिए आवश्यक है कि यह योजना केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों के लिए ही है। तो बालिका ने कहीं से भी किसी भी राज्य से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, किसी भी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, लेकिन अगर वो उत्तराखंड राज्य की स्थायी निवासी है और उसके अभिभावकों की सकल आय 72,000 रुपये सालाना से कम है तो वो 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र भर सकती है। उसको 12वीं की अंक तालिका संलग्न करनी है, अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है और अपने अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी है। ऐसे ही जन्म के समय बालिका को लाभ लेने के लिए उस समय भी बालिका के अभिभावक की स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है, आय प्रमाण पत्र 72,000 रुपया सालाना यहाँ भी लागू होता है वो संलग्न करना है और साथ ही बालिका के जन्म का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। तो ये योजना मूलतः बालिकाओं के शैक्षिक और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की योजना है। हम कोशिश यह कर रहे हैं कि बालिका का लिंगानुपात बालकों के बराबर हो जाए, इसके लिए कुछ प्रोत्साहन के स्वरूप ये योजना लागू की गई है। बालिकाओं का जन्म संस्थागत हो, संस्थागत का मतलब है कि बालिकाओं का जन्म अस्पताल में हो, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल, किसी भी अस्पताल में हो जिससे उनके जन्म के समय माता या बच्चे को कम से कम खतरा हो। तो ये योजना हमारी राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ हम ले सकते हैं। आवेदन पत्र हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बालिका के जन्म के 6 महीने के अंदर उपरोक्त प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने आवेदन पत्र को परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराती है। परियोजना कार्यालय से संकलित सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आती है और इस योजना के लाभार्थियों की स्वीकृति मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति करती है। लिस्ट की स्वीकृति के बाद हम सीधे ट्रेजरी से बालिकाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि का अंतरण करते हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित हमारी एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना। इस योजना में महिलाओं पे कार्य बोझ को कम करने, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो महिला सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों में सहभागिता बढ़ चढ़ कर करेगी और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। तो ये योजना उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका मूल उद्देश्य है महिलाओं के कार्य बोझ में कमी, दृष्टिकोण में परिवर्तन और लिंग भेद के प्रति संवेदनीकरण करना, पंचायती राज संस्थाओं में निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत महिलाओं के सक्रिय प्रतिभागिता को बढ़ाना, लाभप्रद स्वरोजगार और समन्वयन, ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। इस योजना में हम स्वयंसेवी संस्थाओं से, विश्वविद्यालयों से, सरकार के विभिन्न निगमों से, उपक्रमों से, स्वायत्त शासी निकायों से
विज्ञप्ति के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं और उनके प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात हम उनकी स्क्रूटनी कर मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्वीकृत समिति को प्रेषित करते हैं। उसके उपरांत जिन संस्थाओं का, जिन निकायों का प्रस्ताव हमें उचित लगता है, जो हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है और जिनका मानदंडों को पूरा करते हैं, उन प्रस्तावों को स्वीकृति के उपरांत विभाग द्वारा उनको धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपने प्रस्ताव के अनुरूप महिलाओं के कार्य बोझ में कमी करने के दिशा में कार्य कर सकें। महिलाओं के लिए संचालित उत्तराखंड राज्य सरकार की तीसरी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना। इस योजना का उद्देश्य है निर्धन, विधवा और निर्बल वर्ग की महिलाओं और किशोरियों के लिए ऐसे रोजगारपरक स्वावलंबन की योजना तैयार करना कि जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो और तदुपरांत सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण भी उनका हो सके। इसमें हम महिला को एकल रूप से भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उसके लिए अनुदान देते हैं। जनपद स्तर से प्राप्त प्रस्तावों को हम राज्य स्तर पर स्वीकृत करते हैं और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत 50,000 रुपये तक प्रति महिला हम सीड मनी के रूप में देते हैं और प्रशिक्षण के दौरान 1,000 रुपये का स्टाइपेंड भी महिला को हम प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण की तमाम योजनाओं को, जिस पे आर्थिक लाभ के डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट की भी योजनाएँ हैं और उनके लिए हेल्प वाली भी योजनाएँ हैं। अब हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रथम बार गर्भवती महिलाओं को हम 3 किस्तों में 5,000 रुपये का डायरेक्ट कैश बेनिफिट देते हैं, जो उनके खाते में हम ट्रांसफ़र करते हैं। इस योजना में पात्रता की शर्तें बस केवल इतनी हैं कि महिला राज्य या केंद्र सरकार की कर्मचारी ना हो या केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी उपक्रम की कर्मचारी ना हो। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत सिंपल से दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इसमें महिला का एकल बैंक खाता, महिला और उसके पति का आधार कार्ड, उसकी छायाप्रति और महिला का MCP कार्ड, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। इसमें पहली किस्त जो होती है वो गर्भावस्था के 150 दिन के अंदर यानी कि 5 महीने के अंतर्गत मिलती है। उस समय लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को अपना आवेदन पत्र के साथ, जैसा कि मैंने बताया, अपने आवेदन पत्र के साथ महिला को अपने बैंक की डिटेल लगानी पड़ेगी, बैंक अकाउंट की, अपने पति और अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी और अपना MCP कार्ड लगाना पड़ेगा। 150 दिन में हम उसे 1,000 रुपये आवेदन पत्र भरने के उपरांत उसके खाते में सीधे 1,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जाती है। उसके बाद दूसरी किस्त 180 दिन के उपरांत दी जाती है। इसमें एक डॉक्यूमेंट और लगता है महिला का प्रसव पूर्व प्रथम जांच की रिपोर्ट। इसके साथ संलग्न करने पर महिला को 2,000 रुपये की धनराशि उसके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। तीसरी किस्त 2,000 रुपये की होती है। वो महिला का जब प्रसव हो जाता है तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और पहले राउंड का जो टीकाकरण होता है, जो सामान्यतः 3.5 महीने में पूरा होता है, वो पूरा करने के उपरांत महिला को 2,000 रुपये की धनराशि और उसके खाते में कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट के माध्यम से की जाती है, DBT के माध्यम से की जाती है। और अगर महिला ने सरकारी अस्पताल में प्रसव कराया है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी 1,000 रुपये की धनराशि उसको लाभ के रूप में मिलती है। तो इस प्रकार इस योजना में पंजीकृत होने वाली महिला को कुल 6,000 रुपये की धनराशि कैश बेनिफिट के माध्यम से मिलती है, जिसमें 5,000 रुपये की धनराशि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा और 1,000 रुपये की धनराशि चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना वन स्टॉप सेंटर है, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में संचालित है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला, हिंसा उसके प्रति चाहे समाज में हुई हो, परिवार में हुई हो, राह चलते हुई हो, कार्यस्थल पे हुई हो या किसी भी जगह पे हुई हो, तो ऐसी हिंसा पीड़ित महिला, किसी भी प्रकार की हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो, यौन जनित हिंसा हो, कोई दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, दहेज उत्पीड़न का मामला हो, तो ऐसी महिलाओं को एक ही छत के नीचे परामर्श, चिकित्सकीय सहायता, प्रथम अभिसूचना रिपोर्ट यानी कि FIR, लीगल काउंसलिंग और उसके मामले को माननीय न्यायालयों में प्रस्तुत करने तक की सहायता एक ही
छत के नीचे देने के उद्देश्य से ये योजना वन स्टॉप सेंटर संचालित की जा रही है। इस योजना के संचालन से महिलाओं को बहुत सहायता मिली है और महिलाएं, किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाएं अब निर्भय होकर वन स्टॉप सेंटर से संपर्क कर रही हैं और हमारे वन स्टॉप सेंटर के द्वारा उनको परामर्श, चिकित्सकीय सहायता, FIR और उनके मामले को न्यायालयों में निःशुल्क लड़ने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला के आने पर, आवेदन करने पर या उसकी सूचना देने पर हम उसके लिए काउंसलिंग, चिकित्सकीय सहायता, FIR, लीगल काउंसलिंग और अदालतों में उसके मामले के निःशुल्क और प्रभावी पैरवी के लिए निरंतर प्रयास। भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से किया गया था। वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के 13 जनपदों में ये योजना संचालित हो रही है। इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि बालक बालिका लिंगानुपात में जो कमी आ रही थी, जो बालिकाओं के जन्म दर में कमी आ रही थी, उसको कैसे हम रोकें और उसको कैसे बालकों के जन्म के बालिकाओं के लिंगानुपात के बराबर करें। इसके लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि बालिका के जन्म को प्रोत्साहन देना, बालिका को जन्म लेने के उपरांत उसकी उत्तरजीवितता की, यानी कि बालिका पैदा हो गई उसके बाद भी वो जीवित रहे, स्वस्थ रहे, इसको सुनिश्चित करना और लैंगिक असमानता को दूर करते हुए समाज में लिंग आधारित विभेद को क्रमशः समाप्त करना और बालिकाओं के लिए एक उचित शैक्षिक, पारिवारिक और सामाजिक माहौल को तैयार करना। इस योजना के बड़े सकारात्मक परिणाम निकले हैं और हमारे जनपदों में, हमारे सभी जनपदों में बालिकाओं के लिंगानुपात में, जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिंगानुपात में बड़े उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसे राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन या 181 के नाम से भी हम जानते हैं। यह 30 दिन 24x7 संचालित होने वाली योजना है। इस योजना में विशेषतः ऐसी महिला जो किसी भी आपात स्थिति में है, जिसे सहायता की ज़रूरत है, वो हिंसा से पीड़ित भी हो सकती है, दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है, किसी भी आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर पर 181 टोल फ्री नंबर पर महिला फ़ोन करती है और जो हमारा 181 में स्टाफ रहेगा, जो उस शिफ्ट के हिसाब से ये योजना चलती है 24x7, महिला की कॉल आते ही संबंधित जनपद के वन स्टॉप सेंटर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या संबंधित पुलिस थाने को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि महिला को त्वरित सहायता प्राप्त हो सके और महिला को चिकित्सकीय, पुनर्वास या किसी भी तरह की सुविधा की आवश्यकता हो तो वो सुविधा हम उपलब्ध करा सकें। भारत सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना महिला शक्ति केंद्र योजना है। मूलतः इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न विभागों की लाभार्थी परक योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं या सुरक्षात्मक योजनाओं के बीच में समन्वयन और सेतु का कार्य करना। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से जिन महिलाओं को हम सहायता पहुंचाते हैं, उनके पुनर्वास के लिए कार्य करना भी महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य है। महिला शक्ति केंद्र योजना जो है वो हमारी महिलाओं के लिए लैंगिक समानता, संवेदनशीलता और क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण करने का कार्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का कार्य, उनके अनुश्रवण और मूल्यांकन का कार्य करने के साथ ही साथ विभिन्न विभाग की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, BPL या APL राशन कार्ड की योजना, नंदा गौरा योजना, विभिन्न पेंशन या छात्रवृत्ति की योजनाओं तक लाभार्थियों की, विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं की पहुंच को सुनिश्चित बनाना और उनके लिए एक सिंगल विंडो के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करने के लिए महिला शक्ति केंद्र योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में ये योजना उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जनपदों में संचालित है और इस योजना में प्रत्येक जनपद में 3-3 कार्मिक, महिला कल्याण अधिकारी और 2-2 जिला समन्वयक के रूप में तैनात किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के बाद अब हम आते हैं बाल विकास की योजनाओं के ऊपर, जिसमें हमारा आंगनवाड़ी केंद्र एक प्राथमिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके माध्यम से हम गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं का मतलब ऐसी महिलाएं जिनका प्रसव हो चुका है और उनका बच्चा 6 महीने से छोटा है और
6 वर्ष तक के बच्चों, 7 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, 3 कैटेगरी हमारी, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और 7 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, ये हमारे लाभार्थी होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर। गर्भवती महिलाओं को भी हम गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में उनका पंजीकरण करके टेक होम राशन के माध्यम से उनको अनुपूरक आहार उपलब्ध कराते हैं। उनके स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करके हम उनका प्रसव पूर्व 3 जांच कराते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि उनका 100% संस्थागत प्रसव हो। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं न्यूनतम 100 आयरन की गोलियों का सेवन करें और इसी तरह धात्री महिलाओं का उनके बच्चे के जन्म के पश्चात 6 महीने तक हम उनको टेक होम राशन के माध्यम से अनुपूरक आहार की आपूर्ति करते हैं। जो 7 महीने से 3 साल तक के बच्चे होते हैं, चूँकि वो छोटे बच्चे होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं आते हैं, तो उनको भी हम टेक होम राशन के माध्यम से अनुपूरक आहार उपलब्ध कराते हैं जिससे उनका पोषण स्तर अच्छा रहे। इस दौरान उनको लगने वाले जो भी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आवश्यक टीके होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करके हम वो सारे टीके भी उनको लगवाते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान जो हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत राज्य में नवाचार के रूप में कुछ अतिरिक्त योजनाएं कुपोषण को दूर करने के लिए प्रारंभ की गई हैं, जिसमें कि हम आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 साल के सभी बच्चों को सप्ताह में 4 दिन दूध देते हैं, आंचल दूध देते हैं, 2 दिन अंडा देते हैं और 2 दिन केला देते हैं, जिससे कि उनका पोषण स्तर सुनिश्चित रहे और उनका मानसिक विकास अवरुद्ध ना हो पाए। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास उसके 5 वर्ष तक की अवस्था में हो जाता है। इसलिए यह अवस्था ऐसी मानी गई है कि जब बच्चे पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसके पोषण स्तर को अच्छा बनाए रखने के लिए और उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए। तो हमारा विभाग बच्चे के माँ के गर्भ में आने के साथ ही इस दिशा में सक्रिय हो जाता है और गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन से शुरुआत करते हैं और हम बच्चों के लिए भी विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। पोषण अभियान के दौरान हम जन जागरूकता पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि पोषण केवल खाने पीने या बीमारियों से संबंधित समस्या नहीं है। पोषण जन सामान्य में जागरूकता की कमी, साफ सफाई की आदतें ना होना, आसपास गंदा माहौल होना, बच्चों में 3 साल से कम का अंतर होना, किसी भी दंपत्ति के कई सारे बच्चे होना, गरीबी इत्यादि बहुत से कारकों का एक बहुआयामी प्रभाव है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पोषण अभियान में हम पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियां संचालित करते रहते हैं, जिसमें हम त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हों, ग्राम प्रधान हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, क्षेत्र पंचायत समितियां हों, जिला पंचायत हो। उनकी बैठकों में भी हम पोषण के महत्व, विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य और कुपोषण के परिणाम के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। आपसे मुखातिब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि कोई भी सरकारी योजना, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो या राज्य सरकार द्वारा संचालित हो, वो तब तक 100% सफल नहीं हो सकती, अपने वांछित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकती, जब तक उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और जन सामान्य, विशेषकर महिलाओं का सक्रिय सहभागिता ना हो। तब तक उस योजना के 100% सफल होने में आशंका बनी रहती है। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बहुत सारी उप समितियाँ ऐसी बनाई गई हैं जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों के संचालन के लिए सीधे सीधे उत्तरदायी हैं। उनके मूल्यांकन और अनुश्रवण का उनको अधिकार है। जैसे ग्राम स्तरीय ग्राम पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता उप समिति, ये इस समिति का मूल कार्य मतलब महत्वपूर्ण कार्यों में एक कार्य ये भी है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन बंटता है उसको अपनी निगरानी में बंटवाना, उसकी गुणवत्ता और मात्रा को सुनिश्चित करना। पंचायत प्रतिनिधियों से हमारा यह आग्रह है, यह अपेक्षा है कि पोषण, बालिकाओं लिंगानुपात, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को वो अपनी बैठकों के एजेंडे में अनिवार्य रूप से शामिल करें, इस पर बृहद चर्चा करें और इसे अपने कार्यवाही में लिखें। अगर कोई सुझाव या कोई दिशा निर्देश संज्ञान में आता है या उनको लगता है इससे योजना और बेहतर हो सकती है, तो वो हमारे विभाग को जरूर भेजें। मेरा ये भी आग्रह है कि बालक बालिका लिंगानुपात
और ग्राम में कुपोषण की स्थिति, संस्थागत प्रसव की स्थिति प्रत्येक पंचायत घर में, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदर्शित हो। भले वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से प्रदर्शित की जाए, वो एनएम के माध्यम से प्रदर्शित की जाए, लेकिन ये ग्राम प्रधान लोगों से ये आग्रह रहेगा कि वो अपने ग्राम पंचायतों में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे कि यह पता चलता रहे जनसामान्य को कि हमारे ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाले बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, कमी हुई है या स्थिर है, जिसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जा सके। चूँकि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही देश के एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण नागरिक बनेंगे। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, योजनाओं के सतत संचालन के लिए और उनके उत्कृष्ट परिणाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता को सुनिश्चित करें और उनकी सक्रिय सहभागिता से हम लक्ष्यों के 100% परिणाम को प्राप्त करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे देश और समाज को आगे और बेहतर बनाने में मदद मिल सके। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विशेषकर महिला जनप्रतिनिधियों से विभाग की ओर से हमारा आग्रह रहेगा कि वो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की जो भी योजनाएं मैंने बताई हैं, उनकी और भी अधिक जानकारी अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकती हैं। सभी आवेदन पत्र जो लाभार्थी परक योजनाओं के हैं वो निःशुल्क परियोजना कार्यालयों में उपलब्ध हैं। वो जब चाहें अपने क्षेत्र के अंतर्गत इन योजनाओं की सोशल ऑडिट के साथ साथ मॉनिटरिंग भी कर सकती हैं और इसमें अपनी सक्रिय सहभागिता जरूर निभाएं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसका पोषण स्तर अच्छा रहेगा, तो वो आगे चल के देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे देश के सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति में हमें सहायता मिलेगी और साथ ही साथ देश और समाज के बेहतरी में हमें बहुत सारी उनसे मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस संक्षिप्त विभागीय जानकारी से आपको महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हो पाई होगी। और अधिक जानकारी के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि अपने निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से किसी भी दिवस में संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा और सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं और साथ ही साथ हम आपसे आग्रह और अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी ग्राम पंचायत, अपनी क्षेत्र पंचायत और अपने जिला पंचायत के क्षेत्राधिकार में उपरोक्त योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाएँ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं विभाग की ओर से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार।